अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल वो आमसा नावल लेकर आई हूँ। नावल आवारा दिल बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 4 की जानिब। महाब को अपने सामने बैठी लड़की को बेहद से नफरत महसूस हो रही थी और उसके बाद साथ लगारी के अलावा किसी से नफरत नहीं की थी, मगर आज जो हुआ था उसके चलते हुए जो अफशान लगारी से इतनी नफरत महसूस कर रहा था, शायद उसने साथ लगारी से भी नहीं किया। क्या समझती थी वो महाब गजनवी को एक मामूली से इंसान कुछ नहीं कर सकता। अभी तक खामोश था तो सिर्फ और सिर्फ मेहर की वजह से, मगर आज जब वो किसी और की होगी तो दिल चाह रहा था कि सारे हिसाब एक साथ ही बेबाक कर दे, सब पर अपनी हकीकत वाज़ेह कर दे। मगर वो इतनी जल्दी सबको असल शनाख्त कैसे बता सकता था। उसे तो अब जो अफशान लगारी से भी हिसाब बेबाक करना था। अब चंद घंटों में वो जितना मजबूर बेबस लाचार हो चुका था, उससे तो वैसे ही मजबूर और लाचार बस बेबस करना था। चंद घंटों का बदला उसे ज़िंदगी भर लेना था। वो अपने आंसू पूछते हुए उठ खड़ा हुआ। ज़ोबशाह उसके सामने धक्का देने पर अपनी जगह साकित बैठी थी और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपना हाथ दो। ज़ोबशाह लगारी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ज़ोबशाह लगारी को महाब से ये उम्मीद नहीं थी, तभी तो वो शशोपंज में थी कि अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए या ना बढ़ाए। इसी असना में महाब ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती उसकी जगह से उठा लिया। महाब की ज़बरदस्ती करने पर अपनी जगह हाइप हो गई थी और उसे नहीं पता था कि अब वो क्या करने वाला है। तभी महाब ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ छोड़ दिया और धीरे से सरगोशी नुमा लहजे में बोला, अब मैं आपको बताऊंगा मिस ज़ोबशाह के महाब गजनबी की नफरत क्या है। आप आज से हर रोज़ तड़पेंगी, मुझसे रहम की भीख मांगेंगी, मगर मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा और आपके इस किए के बदले का सारी ज़िंदगी लूँगा। इतना कहकर वो चला गया और ज़ोबशाह लगारी अपनी जगह साकित खड़ी रही। उसकी धमकी सुनकर वो अपनी जगह सुन सी खड़ी रह गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे शख्स से बचे और अपने अहद पैमाने से का बहुत सच्चा इंसान था, जो कहता था करके दम लेता था, तो वो क्या अब मुझे उससे बदला लेगा। ये सोच कर ज़ोबशाह ने झुरझुरी सी ली थी और नहीं, वो मुझसे बदला नहीं ले सकता। अगर लिया भी तो उसे डरने वाली नहीं हो। उसने अपनी लामतनाही सोचों को झटक दिया और वहाँ से चली गई। मगर वह रात उसके लिए बहुत भारी साबित हो गई थी। कई बार वो नींद में खूब के मारे जागी थी और रात भर महाब की नीली आंखें उसे नजर आई थी, जिसमें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत झलक रही थी। बीता हुआ हर लम्हा उस पर खूब तरीका रहा था और आने वाली सुबह उसके लिए कैसी होगी, यही सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। और उसने अपना सारा खूब सारे खदशों को पस से पुश्त ढकेल दिया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर नींद तो जैसे रूठ सी गई थी। दिल भी उन नीली आंखों के इर्द गिर्द घूम रहा था, मगर उसने दिल को बहुत नहायत ही मजबूती से संभाला था और जबरन आंखें मूंद ली थी ताकि वो उसकी सोचों को छुटकारा पा सके। मेहर रैयान की ज़िंदगी तो बदल ही रेयान तो शामिल हो चुकी थी, मगर उसका दिल अभी भी महाब के इर्द गिर्द ही मंडला रहा था। महाब को भी सोचे जा रही थी, और क्योंकि उसने धोखा दिया था और उसे अपना नाम देना झूठा वादा करके चला गया था, वह समझ नहीं पा रही थी धोखा किसने दिया, ज़ोबशाह ने, महाब ने या उसकी किस्मत ने। उनकी सोचों के दरमियान वो रेयान के रूम में आने से पहले ही सो गई थी। रेयान ने जब उसे देखा तो वो दुनिया से बेखबर उसको मेहर को जगाने की हिम्मत न हुई, इसलिए उसे सोता छोड़कर वो सोफे पर जा लेटा। सुबह रेयान नींद से बेदार हुआ तो देखा अभी भी वो सो रही है। लाइट पिंक कलर के ड्रेस में उसके सुर्ख आरिज मजीद सुर्ख हो रहे थे और उसका गुलाबी आंचल आधे चेहरे को ढाक रहा था। आवारा जुल्फें चेहरे पर उड़ रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए रेयान का दिल चाह के बस उसे ही तकता रह जाए, मगर किसी ख्याल के तहत फौरन मेहर के पास आया और उसके बाजू को नरमी से हिलाते हुए उसे जगाने लगा और अपने बाजू पर किसी का नर्म लम्स पाकर वो थोड़ा सा कसमसाई थी, इसलिए तो वो रेयान का हाथ पकड़कर ही दोबारा सो गई थी। रेयान उसके हाथ पकड़ने पर खुश हो गया था। तभी उसने थोड़ा सा झुका और उसके वजूद की खुशबू को महसूस करने लगा। तभी मेहर को अजीब सा एहसास हुआ कि अपने पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसके अनजाने खौफ के तहत अपनी आंखें खोल दी तो देखा रेयान उसके ऊपर झुका हुआ था और उसे अपने इतने करीब देखकर वो बुरी तरह बरहम हो गई थी। तभी उसने अपने अंदर जितनी ताकत थी उसे धक्का देने में सर्फ कर दी, उसे खुद से बहुत दूर धकेल दिया था। रेयान ढल्ले अंदाजे में बैठा था, इसलिए उसे मेहर के धक्का देने पर काफ़ी दूर जा गिरा था। रेयान मेहर को इस तरह रिएक्शन देखकर उसे शशदर रह गया था और कल रात उसे खुद ही वजूद से बेरुखी बेखबरी से महसूस हो चुकी थी, मगर उसे मेहर की इस तरह उम्मीद नहीं थी। वो लाख उसे मोहब्बत करता था, मगर उसकी बीवी थी उस तरह तजलील करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो काफ़ी खतरनाक तेवर लिए अपनी जगह से उठा था और उसके पास आया था। मेहर ने आज से पहले कभी इस तरह के रिएक्शन नहीं देखे थे, इसलिए वो अपनी जगह से थोड़ी सी खौफजदा हो गई थी, मगर फिर उसने दिल में सोचा कि आज मजबूत ना बनी रेयान तो खुद पर हावी होने देगी तो फिर कभी आज़ादी हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपने अंदर हिम्मत मजमा
करके उससे मुकाबले करने के लिए तैयार रही। रेयान के सामने जाकर खड़ा हुआ तो खतरनाक तेवर लिए बोला, ये क्या बदतमीजी है महर। महर को रेयान से यही कहने की तवक्को थी, इसलिए तो वो गुस्से से बोली, मैंने जो किया वो बदतमीजी थी, तो जो आप कह रहे थे वो बदतमीजी थी। आप कैसे मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब आए। महर ने उल्टा उससे सवाल कर डाला। रेयान को इस तरह का सवाल करना नाजायज़ नहीं लगा था, तभी तो उसने तड़ाक कर जवाब दिया, क्यों, क्या मैं नाजायज़ तरीके से आपके करीब आया था? क्या हमारे बीच का जो रिश्ता कायम हुआ पूरी दुनिया के सामने, क्या वो काफ़ी नहीं था? क्या आप इससे भी ज़्यादा तवक्को कर रही थी मुझसे? रेयान उसके माबैन कायम हुए ने रिश्ते के बारे में याद दिलाया तो उसको मज़ीद गुस्सा दोचंद हो गया था और उसे अपने और रेयान के रिश्ते के बारे में कुछ सोचना ही नहीं था। वो उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत से रूबरू करवा रहा था और उसने सोच लिए थे कि अब मज़ीद अच्छा बनने का ड्रामा नहीं करेगी। वो रेयान को हकीकत बता देगी कि वो किसी और की मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत करती है, इसलिए उसे साफ साफ बात करने का ठान लिया था। मैं दुनिया वालों के सामने कायम किए गए इस रिश्ते को नहीं मानती। मैंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा था। मैं अपने ख्यालों में और सोचों में किसी और को रखती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए इस फजूल सी मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। मैं आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। उसके ये अल्फाज सुनकर रेयान के कदमों तले ज़मीन खिसकी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उस पर पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। जिस महर के उसने दिन रात ख्वाब देखे थे, जिसको रात दिन सोचा था और जिसको अपनी हर दुआ में शामिल किया हो, उसके लिए उसके मुंह से अपने लिए बातें सुनकर उसकी जगह कोई और भी होता तो इतना ही गुस्सा और हैरान होता जितना वो हो रहा था। वो चाहता तो महर को अभी उसकी औकात दिखा देता, अपनी बेइज्जती का बदला ले लेता, मगर उस वक्त मुनासिब नहीं समझा। वो जितने गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था, उतने ही धीरे से वहाँ से बिना कुछ कहीं चला गया था और महर उसे खामोशी से जाता देखकर वो जानती थी कि इस वक्त कितना हर्ट हुआ है, मगर वो भी तो हर्ट थी, उसे भी तो किसी और ने दुख दिया था। जब वो खुश नहीं थी तो वो किसी और को कैसे खुश रख सकती थी। इसलिए उसने रेयान के बाहर के बारे में ना सोचते हुए खुद के बारे में सोचा और उसे हट कर दिया। इस वक्त रेयान को दुखी करके बहुत खुश थी। वो अपनी जगह खुश होती रही, बिना सोचे समझे कि आज उसने किसी का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। महाब रात भर हैदराबाद की सड़कें नापता रहा और सिगरेट फूंकता रहा। इससे पहले कि कभी उसने सिगरेट नहीं पिया था, मगर वो अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो गया था कि हर काम करना चाहता था उससे पहले कि कभी उसने नहीं किए थे। महर उस वक्त उसकी हालत ये देख लेती तो गम के मारे मार ही जाती। दोनों का गम एक सा था, एक इंसान उसे जुदा किया था, बस फर्क इतना था कि महाब उस इंसान को अच्छी तरह से जानता था। महर उससे बेखबर थी और उसे कसूरवार समझ रही थी। वो महर को बताना चाहता था कि जिसको वो बहुत अच्छी दोस्त समझती थी, उसने उसके पीठ में हुरा घोंपा है। जुब्शा लगा रही उसकी जुदाई का कारण सोचते उस रात सड़कों की हाँक छानते हुए ग्राह गुजरा। सड़कों की हाँक छानते छानते अवश्य शायद थक चुका था, इसलिए वो अपने घर की राह ले लिया और उसका घर हैदराबाद के बहुत ही पोश इलाके में था और वहाँ पर कभी बंगलों की कीमत आसमान को चुथती साथ लगा रही कि 3 कंपनियां मिलाकर घर की कीमत अदा नहीं कर सकती थी। इस विला की इब्तिदा निहायती बड़े लान से होती थी। लान में हर किस्म के फूल महके हुए थे। वस्त में दायरा नुमा हौज बना हुआ था और उसमें शफाफ फव्वारे आने जाने वाली तवज्जो उसका मरकज़ बना हुआ था और अतराफ में दो रास्ते थे। एक पोर्च की तरफ था, दूसरा घर की तरफ दाखिल होता था। पोर्च में कई सारी कारें खड़ी होती थी। पहली बार जो उसके घर में आता था एडी और BMW सफारी था, जो उसके बारे में यही अंदाज़ा लगाता कि उसे कार्स रखना पसंद था। अंदर दाखिल होने के बाद एक बहुत बड़ा रोशनी से जगमगाता हुआ लिविंग रूम था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंटर एरिया था और ब्राउन कलर का थीम, कीमती फर्नीचर, बड़ी सी खिड़की, ब्राउन बाउट कलर के पर्दे दबीज थे और वहीं पर टीवी यूनिट था जिस पर 55 इंच की LCD लगी हुई थी। कीमती पेंटिंग और लाइट मज़ीद स्टाइलिश बनाने के लिए उन पर ब्लैक कलर के नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई थी। और उसके बाद डाइनिंग हॉल जो काफ़ी कुशादा था और डाइनिंग हॉल में दो तरफ बड़ी खिड़कियां थी जो बाहर की तरफ रोशनियां और लाइट्स की रोशनी की वजह से बहुत रोशन लगता था। एक खिड़की से लान की ताज़ी हवा और ताज़े फूलों की महक ताजगी बख्शने के साथ साथ मसरूर करती और दूसरी तरफ की खिड़की से स्विमिंग पूल नज़र आता था। ये दोनों ही नज़ारे देखने वाले को बहुत भाते थे। डाइनिंग रूम से ही मुंसलिक बड़ा सा किचन, जिसको सजाने के लिए दुनिया जहाँ की महंगी तरीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, और उसका रूम था जो 5 स्टार होटल से कम न था। हर चीज़ उसके म्यार के मुताबिक थी और उसके रूम के बाद कई रूम्स गेस्ट रूम थे जो खाली पड़े थे और ऊपर एक फ्लोर था जहाँ पर बड़े रूम्स थे और जो किसी के इस्तेमाल में नहीं थे। इस बड़े से विले में उसके और नौकरों की फौज के अलावा और कोई नहीं होता था और ना ही उसके घर के मेहमान आया करते थे, इसलिए उसके पूरे घर में नौकरों का राज होता था। जैसे ही उसकी कार पोर्च में रुकी तो एक हथियार लैस गार्ड्स ने
उसकी कार का दरवाज़ा खोला और उसने अपनी कार की चाबी गार्ड की तरफ उछाल दी और अंदर चला गया। वो थका मांदा घर में दाखिल हुआ और उसने अपने फोड़े की तरह दुखते हुए जिस्म को सोफे पर गिरा दिया। सोफे की पुश्त पर अपना सर टिकाकर आंखें मूंद ली और उस वक्त अपना गम किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। किसी को अपने सर पर रख कर रोना चाहता था मगर कोई नहीं था उसके साथ। वो किसी के कंधे पर सर रख कर रोता तो उसके पास सब कुछ था मगर कोई रिश्ता ना था, कोई ही गम गुसार था जिसको अपना दुख बता सकता। बस एक इब्रार ही था जो उस भरी हुई दुनिया को अपना खिलाने वाला था और जिस पर वो खुद से ज़्यादा भरोसा करता था, जो उसका हमराज था, हम प्याला था। दोनों ही एक जान दो कल्ब थे मगर आज जब उसे इब्रार की सख्त जरूरत थी वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। इब्रार उसके जिगरी दोस्त था, वो दोनों बचपन से ही साथ थे। जब वो टूट कर बिखरता था इब्रार ही उसे सहारा देता था। इब्रार ने बिना कुछ कहे ही इब्रार कुछ दिनों से बैरून मुल्क गया हुआ था और उससे कोई रब्ता नहीं था और अपने दिल का हाल बताने के लिए बेताब था और उसका कॉल मिलाने लगा मगर इब्रार का मोबाइल बंद था, रिस्पांस नहीं मिल रहा था। महाब ने इब्रार को कॉल करना तर्क कर दिया और फिर से आंखें मूंद दी। तभी उसके बॉडीगार्ड ने गड़बड़ाए हुए लहजे में बोले, सर आप कहाँ थे? हम लोग आपको रात को तलाश कर रहे थे। अगर आप अभी भी ना आते तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले थे। टॉम और जैक उसके सबसे ज़्यादा वफादार थे, रात से उसके लिए फिक्रमंद हो रहे थे। जब भी वो घर से निकलता तो गार्ड्स उसके साथ निकलते थे। वो कहता था कि गार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है मगर इब्रार ने ज़बरदस्ती खुद की कस्में देकर गार्ड्स उसके पीछे लगा दिए थे। इब्रार कहना था जो आदमी जितना बड़ा रहता है उसके दुश्मन भी उतने ही रहते हैं। इसी ही डर की वजह से इब्रार ने गार्ड्स रख लिए थे। वो इब्रार की बात कैसे टाल सकता था? जहाँ भी वो होता गार्ड्स उसके पीछे होते। मासवाए जोश कंपनी में जाने से पहले वो महाब अहमद बन जाता जो हर वक्त सूट बूट में रहता और साथ लगा रही। कंपनी में जाते ही एक मामूली सा आदमी बन जाता, लाइट कलर की शर्ट और जीन्स शर्ट इस हुलिये में सबसे अलग मुनफरिद लगता था और इसलिए तो वहाँ सभी एम्प्लॉय उससे पहले शक की भरी नज़रों से देखा करते थे। शायद ज़ूब शाह भी उसीलिए उस पर शक हुआ था। वो अपनी बेजा सोचों में घोड़ों को लगाम लगाते हुए अपने रूम में चला आया और अब कुछ भी बचा नहीं था ज़िंदगी में सिवाय इंतकाम की आग में जलने के लिए। उसके लिए उसने सोच लिया कि ज़ूब शाह लगारी को अपनी मोहब्बत का फंदा का बदला लेगा और उस किसी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। रात भर जागने से उसका सर भारी हो चुका था। वो ताज़ी हवा लेने के लिए लान में आ गई थी। ताज़ी फिजा में सांस लेकर वो खुद को ताज़ा दम महसूस कर रही थी। टहलते टहलते एनेक्सी की तरफ चली आई और तभी उसके ज़हन में कल रात वाला वाक़या घूम गया तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगा और पसीने से शराबूर हो गया था। वहाँ आपकी वो सुर्ख आंखें एक बार फिर जहन में स्क्रीन लहरा गई थी। वो डर कर अपनी जगह पलट गई। तभी किसी बुरी तरह टकरा हुआ और अपने सामने खड़े शख्स की बाहों में समा गई। उसने आंखें खोल कर देखा तो अपनी जगह पर लर्ज गई। वही अंदाज कल रात वाला ही था, वही वह सुर्ख आंखें लिए। वो बड़े ही खतरनाक तेवर उसके बहुत ही करीब था और इतना कि उसकी सांसों की गर्माहट, उसकी नज़रों की तपश खुद के वजूद में करती महसूस हो रही थी। ज़ूब शाह ने उसके चेहरे से नज़रें हटा दी और अब उसकी बाहों में खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी मगर शायद महाब गज़नबी ने ठान लिया था कि उसे नहीं छोड़ेगा। पहले ही महाब ने हार खाती थी, अब उसका ये नया अंदाज जिससे वो अपनी जगह पेच और ताप खाते हुए बोली, मिस्टर महाब गज़नबी ये क्या है? उसका जवाब सुनकर महाब मुस्कुराने लगा। फिर अचानक उसने ज़ूब शाह को छोड़ दिया जिस पर वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी और उसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर महाब ने घुटनों के पाल उसके सामने बैठकर एक जहर हुंदक लहजे में बोला, ये सब तो कुछ भी नहीं, मज़ा तो अब आएगा मिस ज़ूब शाह लगारी, जब आपकी ज़िंदगी में महाब गज़नबी शामिल होगा और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। एक बात आपको बता दूं कि आप अभी तक महाब अहमद से मिलती आ रही हैं मगर अब जब बहुत जल्द आपके सामने महाब गज़नबी होगा। महाब गज़नबी से सामना करने के लिए आप खुद को तैयार रखें क्योंकि आज रात ही आपकी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आने वाला है। इतना कहकर वो चला गया और ज़ूब शाह अपना सर थामते बैठी रही। ये क्या बोल गया है? फिर अपने अंदर के अनजाने खौफ को पसे पूछ धकेलते हुए खुद से बोली, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें पता है कि मैं मेहर खान नहीं ज़ूब शाह लगारी हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गई और शाम में वलीमा था और उसे वलीमे की तैयारी करना थी। बहुत सारे काम करने थे। वो महाब की धमकी को गीदड़ भक्की समझकर उसे नज़रअंदाज कर गई थी। वो महाब गज़नबी को जितना हल्के में ले रही थी उससे नहीं पता था कि वो कितना बड़ा तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में लाने वाला था। शाम में वलीमा था और वो अपनी जगह बेचैन थी कि उसके समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है। और आज ही उसने रेहान को साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि वो कैसे जानते बूझते वलीमा रखने के हक़ में था और वलीमा रोक भी तो सकता था ना। फिर उसने क्यों नहीं रोका और फिर भरम कायम रखा। वो दोनों बहुत खुश थे। जब वो नाश्ता करने गई थी सब कज़न्स उसे छेड़ रहे थे, कैसे शर्मा रहा था जैसा महर उसके दरमियान काफ़ी खुशगवार रात गुजरी थी। महर को तो उस वक्त बहुत गुस्सा आया। वो उस वक्त अपना गुस्सा दबाने पे कासिर हो चुकी थी। काफ़ी देर रेहान का इंतज़ार कर रही थी, वो कब रूम में आएगा और कब उससे तलाक का मुतालबा करेगी। रेहान का इंतज़ार करते करते और टहलते टहलते उसके पैर शल हो चुके थे और वो अपने दुपट्टे के सर को हाथों में थामे अपनी उंगलियों में
लपेट रही थी और खोल रही थी, और कभी कोई भी उसे वक़्त देखता तो समझ जाता कि वो काफ़ी मुस्तरबी कैफियत से दो चार हो रही थी। काफ़ी देर टहलते रहने से वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए तो वो अपनी जगह से पलटी, और मगर तभी उसकी नज़र अपने पीछे खड़े वहाँ पर पड़ गई, जिस पर वो बुरी तरह ठटकी और कुछ पल तो उसे अपना गुमान महसूस हुआ। मगर जैसे वो धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ उसके पास आया, समझ गई कि उसका गुमान नहीं हकीकत है। तभी वो नफरत से 2 कदम आगे बढ़ी और महाब 2 कदम आगे बढ़कर दोनों के दरमियान का फासला मिटा दिया। महाब को उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसकी निगाहों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। उसने कुछ कहने के लिए अपने लवा किए, मगर महर ने उसके कुछ कहने से पहले ही नफरत भरे लहजे में कह दिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में ऐसे चुपचाप दाखिल होने की? मैं ही शायद बेवकूफ़ थी, मैं भूल जाती तो आपकी ये पुरानी आदत है ऐसे ही चुपचाप किसी की भी ज़िंदगी में दाखिल होने की और चुपचाप निकल जाने की। मोहब्बत नहीं थी तो क्यों इतना बड़ा ड्रामा किया था? आपने नहीं आना था तो पहले ही बता दिया होता ना। मैं आपका इंतज़ार नहीं करती, मगर शायद यहाँ पर भी मैं ही बेवकूफ़ साबित हुई। मैं ही पागलों की तरह आपका इंतज़ार करती रही और आप मुझे इंतज़ार की सूली पर चढ़ाकर पता नहीं क्या करते रहे। आइंदा आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाइए आप यहाँ से। मुझे आप जैसे धोखेबाज शख्स की शक्ल नहीं देखना। वो बिना इसे सफाई का मौका दिए उसे अपने दिल की से ज़िंदगी से निकाल जाने का हुक्म दे रही थी, और शायद अपना गुस्सा जब्त करते हुए थक चुका था, इसलिए उसने गुस्से से महर के बाजू को सख्ती से पकड़ा और दीवार से लगा दिया और बोला, महर आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, तो आपकी कज़न ने दिया है। शायद उसे पहले ही पता था कि हमारा प्लान के बारे में, कि हम दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। जभी तो उसने मुझे कल धोखे से कॉल करके बुलाया और निकाह होने तक मुझे अनेक्सी में कैद करके रखा। जैसे ही आपका निकाह हुआ वैसे ही मुझे भी रिहाई मिली। वो आगे और बताने वाला था कि महर ने उसे रोक दिया और कहने लगी, बस और झूठ नहीं। आप अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़ोबशा पर इल्ज़ाम मत लगाइए और ना ही मेरे इतने करीब आई, और कभी किसी और की हो चुकी हूँ। महर के लहजे में बेगानगी देखकर महाब का दिल डूबने लगा था। क्या यही उसकी मोहब्बत थी जिस पर वो उसने एतबार न होने के बराबर था? महाब को उसकी लाएतबारी ने तोड़ दिया था और उसका दिल किरची किरची हो चुका था, मगर फिर भी उसने उसे तो टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटा और उसने कहा, क्या आपने कभी मुझ पर एतबार नहीं किया? उसका सवाल सुनकर महर महाब ने निगाहें चुराते हुए बोली, हाँ कल रात जो, उसके बाद मुझे आप पर एतबार नहीं रहा। और उसकी ये बात उसे मज़ीद मुतशिल कर गई और अपनी सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, कितनी सच्ची मोहब्बत थी ना हमारे, जिसमें मोहब्बत तो थी मगर एतबारी रत्ती बराबर भी नहीं थी। क्या आपको सच में लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? इस बार उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि उसे नजरें न चुरा सकी। दिल कह रहा था कि उसकी बात पर एतबार कर ले। वो नीली आंखों वाला शख्स कभी उसे झूठ नहीं कह सकता, वो कभी उसे धोखे में नहीं रख सकता। उसकी वो सुर्ख आंखें उसकी बात पर एतबार करने पर मजबूर कर रही थी। तभी वो महाब की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? दोनों की आंखों में लहजे में उस वक़्त बेबसी झलक रही थी। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आप जानती हैं ना मैंने आपसे कभी झूठ नहीं कहा। फिर अब क्यों कहूँगा? महर की आंखों में शफाफ मोती मुतवातर से बह रहे थे। महाब का जी चाह रहा था कि उन मोतियों को अपने लबों से चुन ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि महर खान अब महर रेयान बन चुकी थी और उसके जुमला हकूक किसी और के नाम महफूज हो चुके थे। वो अपने दिल की शदीद ख्वाहिश को दिल में दबाते हुए बोला, क्या हमारी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है? उसके इस सवाल पर महर बुरी तरह लर्ज़ गई थी। वो जितनी भी उस पर बेयकीनी दिखाती, उस पर इल्ज़ाम लगाती, मगर फिर भी उसका दिल उसकी बातों पर एतबार करने पर मजबूर हो चुका था और उससे महाब अहमद की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। इसलिए उस पर इल्ज़ाम पर लर्जा कर गई थी, और जिस शख्स को वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसकी मोहब्बत कैसे एक पल में ख़त्म हो सकती थी? वो महाब के इस इल्ज़ाम को इनकारते हुए कहा, जिसको कल्ब से चाहा था उसकी मोहब्बत एक पल में कैसे ख़त्म हो सकती है? मैं आपकी बात पर एतबार कर लेती हूँ, मगर जो अब शाम वो क्यों ऐसा करेगी? वो क्यों हम दोनों की जुदाई का सबब बन सकती है? मैं जानती हूँ उससे शुरुआत में हमारी मोहब्बत से इख्तिलाफ था, मगर उसने दोबारा कभी मुझे कुछ नहीं कहा था। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप बहुत भोली हैं, आप हर एक पर यकीन कर लेती हैं। मैं जानता हूँ यकीन करना एक अच्छी बात है, मगर यकीन भी उन लोगों पर ही करना चाहिए कि जो इसके काबिल हों। आपकी कज़न ज़ुअबशा आप उसके बिल्कुल काबिल नहीं है। उसने मुझे धोखे से अगवा किया और आपका निकाह रेयान से करवा दिया, और उस धोखे के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपनी मोहब्बत के इंतकाम उनसे लेकर रहूँगा। मैं उन्हें बता दूँगा कि महाब अहमद चीज़ क्या है। उसके पुरअज़ाम लहजे को देखकर महर अपनी जगह पर दहल कर रह गई। जो कुछ भी था वो ज़ुअबशा उनकी जुदाई का सबब बनी थी, मगर वो ख्वाब में भी ज़ुअबशा से बदला लेने का सोच नहीं सकती थी। उसने महाब को कड़ी नज़रों से घूरते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ वो शायद हमारी किस्मत में लिखा था। मैं
उसे किस्मत का लिखा मानकर खुद से धारे में छोड़ दूंगी, मगर प्लीज़ जोशा से बदला मत लेना। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। महाब को मेहर की ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो मेहर की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, नहीं मेहर, मैं आप जितना अजीम नहीं हूँ। मुझे जो तकलीफ पहुँचाता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं जोशा से बदला ज़रूर लेकर रहूँगा और आपको रेयान से आज़ादी दिलाकर रहूँगा। इतना कहकर चला गया और मेहर उसकी बातों में उलझती रही। और मेहर को जोशा पर बहुत गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसमें इंसानियत बाकी थी कि वो उससे बदला लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उन्हीं सोचा कि भवन में वो काफ़ी देर तक उलझती रही। बहुत देर के बाद वो महाब अहमद के हिसार से निकली तो उसे दुनिया का होश आया। तो वहाँ से चल गई कर बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई महार की बातें सोचने लगी। सोचते सोचते उसका ध्यान रेयान की तरफ चला गया, जिसको सोचते ही उसका हलक तक कड़वा हो चुका था। वो जानती थी कि महाब का हसूल उसके लिए अब नामुमकिन था, मगर वो रेयान के साथ भी नहीं रह सकती। वो कैसे उसके साथ रह सकती जिसके बारे में उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। क्या था जिसकी शक्ल देखते ही उसे हमेशा बेजारियत महसूस होती थी, जिसकी तरफ उसने आज तक एक निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया था। वो ऐसा शख्स के साथ कैसे रह सकती थी जिसका वजूद उसकी आंखों में दिन रात खटकता था। और उसने सोच लिया था कि महाब उसे मिले या ना मिले, मगर वो रेयान से छुटकारा पाकर रहेगी। और वही सोचते सोचते पलट गई थी, तभी उसकी टक्कर सामने आते हुए रेयान से हुई थी, जो उस वक्त काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसने अपने सामने खड़ी मेहर को कहर बरसाती हुई निगाहों से देखते हुए कहा, आपको 6 फुट का इंसान दिखाई नहीं दिया क्या? मेहर ने कहा और उसके लहजे की आदी थी। वो भी गुस्से से बोली, मैं आपके इस लहजे की आदी नहीं हूँ, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। और उसकी बात सुनकर रेयान के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट दराई, जो मेहर को काफ़ी बुरी लग रही थी। मेरे ख्याल में आप इस काबिल भी नहीं है कि आपसे प्यार और मोहब्बत बड़ी बातें भी की जाए। और उसकी बात सुनकर मेहर को तो पतंगे ही लग गए थे। वो अपनी जगह पर 2 कदम आगे बढ़ी थी और उसके मुकाबिल खड़े होकर बोली, आप भी मेरे म्यार पर खड़े उतरते हुए महसूस नहीं होते, इसलिए आपसे लादगी चाहती हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकूँ। और मैंने जब आपको सुबह ही बता दिया था कि रास्ते में मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, तो आपने कैसे वलीमे की इजाज़त दे दी? और आप सब वलीमे करने से रोक भी तो सकते थे ना, फिर क्यों नहीं मना किया आपने सबको? रेयान को मेहर पर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और मेहर का हाथ थामकर उसे अपने सामने करता हुआ बोला, क्या समझती हैं आप कि मैं मुझसे तलाक का मुतालबा करेंगे और मैं चुपचाप आपको बात मानूंगा? मैं रेयान लियागारी हूँ, मुझे भले कुछ ही समझती नहीं है, मगर जब ज्यादती करने पर आ गया ना तो आप भूल जाएंगी कि कभी अच्छे रेयान लगारी से मिली थी और आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। तो आप मुझे शादी से पहले बता दी, ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? शादी की शॉपिंग से लेकर शादी की सारी तैयारियां आपने मेरे साथ ही तो की थी, तब क्यों नहीं कहा आपने मुझसे शादी अब हो जाने के बाद ये बातें करने का क्या मकसद है? आपको लग रहा है कि आप मुझसे आज़ादी हासिल करना चाहती हैं तो कर सकें, तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। आप मेरी मोहब्बत है और रहेंगी और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी, चाहे आप मुझ कुछ भी कहें। मेहर ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाना चाहा, मगर रेयान ने इतनी मजबूती से थाम कि वो चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई थी। और उसके इस आजिज़ आकर उसने रेयान के हाथों पर अपने दांत गाड़ दिए, मगर तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। मेहर अपनी जगह पर तड़प कर रह गई थी। तभी तो गुस्से में बोली, क्या है ये सब कुछ? क्या कुछ बताना चाहते हैं आप मुझे? एक ताकतवर मर्द हैं और मैं एक कमज़ोर लड़की कि मुझे आप दूसरी लड़कियों की तरह कमज़ोर समझने की कोशिश मत करिए। आप नहीं जानते कि ये मशरक़ी लड़की क्या क्या कर सकती है। उसका तंबीह करता हुआ लहजा रेयान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वो उसे मज़ीद ज़िद करने की खातिर उसके ऊपर थोड़ा सा झुका और फिर धीरे से बोला, मुझे पता है आप क्या क्या कर सकती हैं। इतना कहकर वो चला गया और मेहर उसके रवैये के बारे में सोचने लगी कि कैसे वो चंद ही घंटे में बदल गया। और सबसे पहले जब उसने मोहब्बत के बारे में उसे बताया था तब वो बहुत ही गुस्से में गया था, जैसे फैसला कर लिया हो कि आगे क्या करना है। और अब वापस आया तो यकसर ही तब्दील हो चुका है। मैंने उसके बारे में सोचना तर्क कर दिया और अपना मोबाइल लेकर बैठ गई, क्यों टाइम पास करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं था। सुरमई शाम हर तरफ फैल चुकी थी और घर के तमाम अफराद वलीमे की तैयारी में मसरूफ थे, सिवाय मेहर सुबह से एक ही पोजीशन में बैठी गहरी होती हुई शाम को देख रही थी। तभी रेयान अपने रूम में दाखिल हुआ और उसे बुत की तरह बैठा देखकर हैरान हुए बिना रह न सका। रेयान अपने रूम में दाखिल हुआ और फिर उसे बुत की तरह बैठा देखकर हैरान हुए बिना रह न सके। वो लंबे लंबे डाक पड़ता हुआ मेहर के पास आया और उसके हाथ अपनी मजबूती गिरफ्त में थामते हुए ज़बरदस्ती अपनी जगह से उठाते हुए बोला, ये क्या तुम मातम मनाते हुए एक ही जगह पर बैठी हो? आप 1 घंटे बाद वलीमा शुरू होने वाला है, उठो अपनी जगह से और तैयार होकर
तैयार करो, मैं मज़ीद आपके ये नखरे नहीं झेल सकता। रेयान के इतने सख्त लहजे में भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी, तो रेयान ने उसके चेहरा अपने हाथ में दबोच लिया और सख्त मुतशिल लहजे में बोला, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा, सीधे से तैयार हो जाओ, वरना मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। मैंने ज़बरदस्ती किया तो महर ने ज़बरदस्ती उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया और बोली, मुझे आप ही कबूल नहीं है तो मैं कैसे झूठ मूठ की इन रस्मों में शामिल हो सकती हूँ। महर बहुत हो गया, मैं कब से आपका लिहाज कर रहा हूँ और आप हैं कि एक बदतमीज़ी पर बदतमीज़ी किए जा रही हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ कि वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं तैयार नहीं होना चाहती, इनफैक्ट मैं तो इस वलीमे का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। ठीक है, जो करने वाला हूँ उसके लिए तो आप मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर रेयान उसे छोड़कर आगे बढ़कर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वो अपनी जगह से घबरा गई। और उसके बाद वो चेंजिंग रूम में घुस गया और उसके लिए वलीमे का ड्रेस ले आया। फिर वो महर की तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ आता देखकर महर के पसीने छूट के वो 2 कदम पीछे हटी, तो वो 2 कदम का फैसला समेटते हुए उसके करीब आया और फिर उसका दुपट्टा खींच लिया। और इसलिए ऐसा करने पर महर के हाथ पैर ही फूल गया और अपनी जगह मज़ीद घबरा गई। वो 2 कदम फिर से पीछे हुए, जिससे वो दीवार से लग गई थी। रेयान और 2 कदम आगे बढ़ा और उसके मुकाबिल खड़ा हुआ और महर को अपनी इज़्ज़त खतरे में पड़ती हुई महसूस हुई, तो वो मानते हुए बोली, मैं तैयार हो जाने के लिए मैं तैयार हो जा रही हूँ। इसके बाद सुनकर महर ऊपर झुका और उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, गुड गर्ल, अब ऐसे मेरी हर बात मान दिया करो। इतना कहकर वो महर के ऊपर मज़ीद झुका और महर ने उसे धक्का दिया, जिस पर वो हंसते हुए वहाँ से चल दिया और अपनी जगह तड़प कर रह गई। फिर वो बेदिली से तैयार होने लगी और उसका दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोए, मगर वो खुद पर जब्त करते हुए अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी और मसरूफ़ होगी। सुबह से मुलाजिमों से ब्यूटिशियन के आने का इतला दिया था, मगर महर ने शाज़िया बेगम को मना कर दिया था कि वो अपनी तैयारी खुद ही करेगी, तो शाज़िया बेगम ने उस पर दबाव डालना मुनासिब नहीं समझा। ज़ुअबशा अपने रूम में तैयार हो रही थी कि शाज़िया बेगम उसके रूम में आए और उसके खूबसूरत चेहरे को नहारते हुए बोली, ज़ुअबशा ब्यूटिशियन आपको तैयार करने आ रही है, आपके डैड का हुक्म है आपको बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाए। और उनके बाद सुनकर ज़ुअबशा हैरान हो गई थी कि वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोली, क्यों माम, आप मुझे क्यों एहतमाम से तैयार करने का हुक्म दे रही हैं? आज महर का दिन है, उसे तैयार होना चाहिए, आप उसे तैयार कीजिए, मैं खुद तैयार हो जाऊँगी। नहीं ज़ुअबशा, आज काफ़ी खास दिन है, आज आपका एहतमाम से तैयार होना होगा। शाज़िया बेगम उसे ज़िद समझ नहीं आ रही थी, वो क्यों उसे तैयार करवाना चाह रही है, क्या खास बात है। वो आज ही शोशोपंज में तैयार हो गई थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी भूरी आंखें जिसमें काजल बहुत ही खूबसूरत लगा था, सतवानी नाक जिसमें इस वक्त छोटी सी हीरे की नोज़पिन काफ़ी चमक रही थी। वो कभी कभार नोज़पिन ही पहना करती थी, जब भी पहनती तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की रौनक दर आती थी। सुरमई नाक का खूबसूरत सा फ्रॉक जिस पर ब्लैक रंग की डायमंड वर्क किया हुआ था। ब्यूटिशियन से नफासत उसका मेकअप किया था और हल्के से मेकअप में उस पर हल्की सी ज्वेलरी पहनी, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शाज़िया बेगम उसे देखने आई तो उसे बुलाए लेते हुए बोली, माशाल्लाह मेरी बेटी तो कितनी खूबसूरत लग रही है, अल्लाह आपको नजर बस से बचाए। इतना कहकर वो चल गई तो ज़ुअबशा भी उनके पीछे पीछे चली आई। लान में ही वलीमे का फंक्शन रखा था। लान को बहुत खूबसूरत तरीके से बरकी कुमकुमों से और लाइट से सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी और उस रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था और धीरे धीरे कदम उठाती चल रही थी। उसे महाब नज़र आ गया। उसने महाब को नज़रअंदाज करके जाना चाहा, मगर महाब ने ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया और अपने सामने खड़ा करके हुंदा लहजे में बोला, वाह क्या बात है, आज तो बहुत ही नफासत से तैयार हुई हो, क्या कोई हाथ मौका है? उसके सवाल पर ज़ुअबशा ने कोई जवाब नहीं दिया और उस खुशी के मौके पर बदमज़गी नहीं पिलाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए वो चुपचाप महाब को चुप्पी से बेहलल रही थी। तभी वो उसे मज़ीद चढ़ाने वाले बोला, चलें अब मैं चलता हूँ, मुझे खुद से क्या हुआ एक वादा पूरा करना है, इसलिए मज़ीद अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ कर चला गया तो ज़ुअबशा की नफ़रत भरी निगाहें आहर तक उसका ताक़ुब करती रही। कुछ देर के बाद वलीमे का आगाज़ हुआ। महर और रेयान एक दूसरे के पहलू में बैठाया गया। दोनों हारे के आने वाले मेहमानों से मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। रेयान के चेहरे पर जो महसूस हो रहा था वो सच में काफ़ी खुश है और महर के चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसे ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया गया है। महर के चेहरे के मद्देनज़र से वहाँ मौजूद 3 ही लोग वाकिफ़ थे और उसके पहलू में बैठा रेयान, उससे कहीं दूर फासले पर खड़ी ज़ुअबशा और महर के खूबसूरत चेहरे को तकता और आहें भरता महाब। बज़ाहिर तो रेयान सब खुश नज़र आ रहा था, मगर उसका दिल जानता था वो कल से अंदर ही अंदर घट रहा है, अंदर ही अंदर कितना बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। महाब की भी नीली आंखें उस पर पड़ी
पैकर के चेहरे का तो आप कर रही थी। महाब का दिल उस मासूम सी लड़की के लिए तड़प रहा था। वहीं ज़ोब शाह के दिल को कई सारे पछतावे ने घेर लिया था, जो अपने भाई के लिए खुशियाँ चाहती थी और उसी वक्त सबसे ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। और उसने अपने भाई की आंखों में वो खुशी देख ली थी, वो जो देखना चाहती थी, मगर वो महर की उदासी को नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी। और उसकी उदास हाली आंखें देखकर उसका दिल भी रो रहा था। महर का और उसका सुबह ही सामना नहीं हुआ था। महर उसे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे धोखा क्यों दिया, मगर वह सुबह से ही पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी थी। उसे नजर नहीं आई और अब आई तो उसे बहुत दूर खड़ी थी। महर ने देखा, वो हल्की सी मुस्कुराहट से जायद देख रही थी और मुस्कुराहट महर को पता नहीं क्यों जहर लग रही थी। उसे जहर